नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की अहम खबरों पर। तो बिल्कुल सबसे पहले बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राम मंदिर के मुख्य पुजारी यानी कि सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है और ब्रेन हेमरेज के चलते उन्हें लखनऊ पीजीआई में दाखिल करवाया गया था, लेकिन आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अगर बात की जाए 6 कर्मचारियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है उनकी भी स्क्रूटनी होगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी तो उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो पाएगी। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ के कोर्ट ने समन उन्हें जारी कर दिया है और ये एक मामला बयान को लेकर सामने आया था जो कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। तो ये कठिनाइयां जो है बढ़ रही है और समन जो है फिलहाल कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, क्योंकि महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है और आज एक और शाही स्नान जो है, अमृत स्नान वहां पर है और इसको लेकर अगर अभी के आंकड़े की बात करेंगे तो 92 लाख से अधिक लोग जो श्रद्धालु हैं वहां पर गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं और इसी बीच में कई करोड़ लोग अभी तक 13 जनवरी से लेकर अभी तक वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर पुण्य के बिल्कुल यहां पर इसके बाद बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां पर ट्रंप से उनकी खास मुलाकात होने वाली है, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, बिजनेस के हवाले या फिर डिफेंस। तो ये मुलाकात काफी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। फिलहाल अमेरिका का ये 2 दिन का दौरा है और देखना है कि क्या कुछ खास इसमें निकलकर सामने आएगा। लेकिन इससे पहले सबसे आगे बढ़ते हैं, जहां पर पहली खबर के साथ आपको बता दें इस वक्त बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी यानी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है और लखनऊ पीजीआई में ये भर्ती थे और यहां पर ब्रेन हेमरेज जो है बताया जा रहा है, इलाज के दौरान उन्होंने दम अपना तोड़ दिया। फिलहाल राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास अब नहीं रहे। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें सुबह 7 बजे लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ लाया गया था, रेफर किया गया था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया जाएगा। उनके आश्रम सत्यधाम गोपाल मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। आपको बता दें 32 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी ये सेवा दे रहे थे। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें ये बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी जिनका नाम की सत्येंद्र दास है, उनका निधन हो चुका है। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुई है और कई दिनों से उनका इलाज जो है वो पीजीआई लखनऊ में चल रहा था, लेकिन आज ये बुरी खबर, उन्होंने अपनी अंतिम सांस पीजीआई लखनऊ में ली है। और आपको ये भी बता दें कि कई दिनों से सत्येंद्र दास जो है वो यहाँ पर भर्ती थे और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव पांडे ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव, काफी बुरी खबर, काफी दुख का माहौल पूरे इलाके में जरूर होगा, अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां पर महाकुंभ को लेकर लोग पहुंच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बुरी खबर भी सामने आ रही है। तो बिल्कुल देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का निधन हो जाना अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, आस्था के जगत में बहुत बड़ी क्षति है। तमाम आस्था से जुड़े लोगों ने उनकी इस मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी श्रद्धा सुमन उन पर अर्पित किए हैं। और साफ तौर पे चूंकि महाकुंभ चल रहा है और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया भी महाकुंभ में हैं, इस वजह से 1 बजे के बाद ये बताया जा रहा है कि वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां पर आज जब आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ उसके बाद ही
पूरा शोकाकुल में भी पहुंच गया, पूरा अयोध्या पूरा शोकाकुल में बीत गया। लखनऊ में भी चूंकि पीजीआई अस्पताल में भी तमाम संत महात्मा उनको देखने लगातार आ रहे थे, लेकिन बड़ी दुखद खबर है जब उनकी मृत्यु हुई तो ये बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के चूंकि पुजारी रहे हैं एक लंबे गौरव, फिलहाल पार्थिव शरीर को लेकर क्या कुछ जानकारी है? कितने बजे अयोध्या पहुंचेगा? आगे क्या कुछ किया जाना है? देखिए, अभी के अनुसार जो जानकारी मिली है अस्पताल के अनुसार, तो ये बताया गया है तकरीबन 11:40 पर उन्हें डिस्चार्ज किया, मतलब उनके पार्थिव शरीर को और अस्पताल से अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। और मान के चलिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे में एयर एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें अयोध्या पहुंचाया जाएगा। उसके बाद ही वहां पर मंदिर गोपाल दास मंदिर में ले जाने के बाद ही उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल की सूचना के अनुसार पूरा शोकाकुल में है अयोध्या भी, और साथ ही साथ पूरा उत्तर प्रदेश के साथ पूरा गौरव, यहाँ पर इनको लेकर, पुजारी को लेकर अगर बात की जाए तो इनका एक योगदान है जो कभी भूला नहीं जा सकता, और वो है 6 दिसंबर 1992 का, जब ढांचा गिरने लगा था राम मंदिर का, तो ये रामलला की मूर्ति को गोद में लेकर भागे थे, और आज इनका निधन हुआ है। किस तरह की क्षति है अयोध्या में, इस वक्त हर किसी की आंखें नम होंगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही उनकी मृत्यु की एक खबर अयोध्या तक या लखनऊ से बाहर निकलती है, तमाम साधु संत, बड़े बड़े संत का फोन आना शुरू होता है। साथ ही साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पताल में भी पहुंचना शुरू करते हैं। चूंकि अस्पताल के अपने प्रोटोकॉल है, इसलिए सभी को पार्थिव शरीर को देखने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए 11:40 के करीब उनके पार्थिव शरीर को सीधे अयोध्या के लिए एयर एम्बुलेंस के द्वारा रवाना किया जाएगा। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि उन्होंने आस्था के लिए, सनातन धर्म के लिए जो अपना योगदान दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। जी गौरव, मठ के लोगों का किस तरीके का रिएक्शन इस पर निकलकर सामने आया? क्योंकि बेहद दुखद क्षण है उनके लिए, बहुत ही दुख की घड़ी है, और योगदान सनातन धर्म के लिए जो इनका रहा है वो कोई नहीं भूल सकता। बिल्कुल, देखिए, आचार्य सत्येंद्र दास सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आस्था से जुड़ा वो नाम है जो श्री राम जन्मभूमि की एक शुरुआती दौर से लेकर के आज तक अपने अंतिम क्षणों तक उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी श्री राम के चरणों में दी है, और इसको लेकर के उनके अमूलपूर्ण योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। और ये अपने आप में एक बहुत दुखद खबर है। लेकिन जैसे ही मठ के लोगों को जानकारी मिली, गोपाल दास मठ हो या राम भक्ति से जुड़े और मठ हैं जो, उन्होंने सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और सभी लखनऊ की ओर आना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी सबसे विनम्र निवेदन किया कि जब पार्थिव शरीर अयोध्या आएगा तो सब अंतिम दर्शन करेंगे। और साथ ही साथ ये अपने आप में बेहद दुखद खबर है। जब ये खबर बाहर आई तब पूरा देश एक साथ इस पूरे मृत्यु को सुन करके बेहद दुखद हुआ। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट करने के लिए। गौरव पांडे यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि अयोध्या श्री राम लला के मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उनका निधन हो चुका है, और लंबी बीमारी के चलते आज उन्होंने पीजीआई लखनऊ में अपनी अंतिम सांस ली है। और दुख का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन प्रेमियों में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात अब दिल्ली की होगी, क्योंकि दिल्ली में एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और दिल्ली परिवहन विभाग यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीबीआई ने 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, और अब इन पर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ साथ इन पर और कई बड़े आरोप लगाए गए हैं, और इनसे एक पूछताछ की जा रही है। और अब कहीं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, उनकी यहाँ पर भागीदारी अगर इस भ्रष्टाचार में होगी तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने आज ये जानकारी दी है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल आम आदमी पार्टी को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी बनाने जा रही है, जल्द सीएम का चेहरा सामने होगा, लेकिन उससे पहले ही एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। जहां पर यहाँ परिवहन विभाग को लेकर अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। तो सीबीआई ने 6 कर्मचारियों पर लगाम जो है वो कस ली है, गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। इसी में फिलहाल उज्जवल कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा, नई सरकार बनते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन अभी सीएम का चेहरा सामने नहीं है, लेकिन क्या देखें फर्क दिख रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में?
जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में अभी नई सरकार जो है वो अस्तित्व में नहीं आई है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लोगों को कि जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर आप सीबीआई की बात करेंगे तो सीबीआई ने जो जानकारी दी है या जो रिपोर्ट सामने आ रही है, सूत्रों से आ रही है, उसके हिसाब से ये है कि जो दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, दिल्ली परिवहन विभाग है, उसमें जो 6 जो अफसर थे वहां पर दिल्ली से जो गुड़गांव तक का जो रास्ता था वहां पर कहीं ना कहीं वहां बीच में खड़ा होके जो है वो रिश्वत कहीं ना कहीं लेने की जो बात है वो बताई गई और ये मामला सामने आया। और इसके अलावा जो है अधिकारियों ने बताया कि उनको काफी जो मामले हैं वो लगातार मिल रहे थे, उनको शिकायतें मिल रही थी रिश्वत लेने की, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जो है वो 6 अफसर कर रहे थे। जिसके बाद जो है वो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने बकायदा इस सारी चीजों की जांच की, इसका जो है वो सत्यापन किया। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो उनको जो है वो कल देर शाम जो है वो लेकिन उज्जवल ये बताइएगा कि आखिरकार सीबीआई के हाथ सबूत कैसे लगे और इस पूरे मामले से जो भ्रष्टाचार, क्योंकि पहले से ये हो रहा है भ्रष्टाचार और अब क्योंकि नई सरकार आई है तो किस तरीके से पर्दाफाश हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार का अब दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि दिल्ली में जो है ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार होता है। और अगर आप सीबीआई की बात करेंगे तो सीबीआई की तरफ से जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके अनुसार सीबीआई का कहना है कि कई शिकायतें उनको जो है वो प्राप्त हो रही थी लगातार इसी मामले को लेकर कि जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के जो 6 अफसर हैं वो रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं और दिल्ली से जो गुड़गांव तक का बॉर्डर पड़ता है उसके बीच वो खड़े होते हैं और उसके कहीं ना कहीं जो है वो रिश्वत लेने की बात सामने कही गई थी। और सीबीआई ने इसकी जांच की, जो सूत्रों ने जानकारी दी है, सीबीआई ने जांच की, उसके बाद इसको वेरीफाई किया, उसके बाद ही उनको कल जो है वो हिरासत में लिया गया और आज सुबह उनको गिरफ्तार किया गया। और आज उज्जवल जो है वो सूत्रों के हवाले यहाँ से खबर है पर परिवहन विभाग पर पहली है। कार्रवाई जो है वो की गई है। नई सरकार बनते ही पहली कार्रवाई परिवहन विभाग पर जिस तरीके से 6 कर्मचारी एक साथ गिरफ्तारी उनकी सामने आई है, क्या लगता है अब दिल्ली में जो भ्रष्टाचार था उनमें भ्रष्टाचारियों में डर का माहौल दिखेगा और बदलाव, जो विकास की बात कही जा रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी? बिल्कुल, देखिए अभी जो है वो सरकार दिल्ली में बनना अभी बाकी है और दिल्ली में जब सरकार बनती है तो देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो दिल्ली में सरकार चलाती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ये बोला जाता था कि दिल्ली सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें रिश्वत लेने की बात जो है वो बीजेपी कहती थी। अब ये जो चुनाव है बीजेपी जीत चुकी है और अब जब बीजेपी की सरकार बनेगी तब देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से जो है वो आगे अपनी सरकार चलाती है और भ्रष्टाचार पर कैसे कड़ा प्रहार करती है। ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अब नई सरकार बनते ही एक्शन मोड में जो है और सरकार दिखती हुई नजर आएगी, क्योंकि परिवहन विभाग पर कार्रवाई जो है वो कर दी गई है, 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर बात होगी, यहाँ आपको बता दें फिलहाल राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट में सम्मन जो है वो दिया गया है और सेना के खिलाफ टिप्पणी का मामला जो है भारत जोड़ो यात्रा में सामने आया था। मामले में आपको बता दें 24 मार्च को सुनवाई होनी है और दिसंबर 2022 को जो भारत जोड़ो यात्रा थी उस दौरान ये पूरा मामला सामने आया था। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें काफी अपमानजनक टिप्पणी जो है राहुल गांधी के द्वारा की गई थी, जिसको लेकर लखनऊ कोर्ट ने समन भेजा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने समन भेजा है और राहुल गांधी को दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अदालत ने तलब किया है। और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट हैं जिनका नाम की आलोक वर्मा है, उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख जो है वो तय की है, जिसमें कि राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अब किस तरीके से कार्रवाई होगी वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन ये मामला जो है वो 2022 दिसंबर के महीने का है, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा की जा रही थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो यहाँ पर भ्रमण करते नजर आए थे, अलग अलग इलाकों में वो गए और इस दौरान एक दिन उन्होंने
भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर कि उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट ने राहुल गांधी पर यह मामला दर्ज कर अब उन्हें कोर्ट में तलब किया है। बिल्कुल, एमपी एमएलए कोर्ट की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा सम्मन भेजा गया है। 24 मार्च को जो है राहुल गांधी वहां पर सुनवाई के लिए पहुंचेंगे। सुनवाई 24 मार्च को तय की गई है। और आपको बता दें, ये एमपी एमएलए कोर्ट ऐसा कोर्ट है जहां पर सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों में सुनवाई होती है। तो यहां पर राहुल गांधी को लेकर अगर बात की जाए तो इस वक्त अदालत ने उन्हें समन जारी कर दिया है, जिसकी सुनवाई 24 मार्च को तय है। बिल्कुल, इसी बीच हमारे साथ रजा अब्बास ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। रजा, आप बताइएगा क्या था ये पूरा मामला, जहां पर ये मामला 2022 दिसंबर महीने का बताया जा रहा है। संक्षेप में बताइएगा कि आखिरकार किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, 16 दिसंबर 2022 का जो है पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने की थी, उसमें इन्होंने एक टिप्पणी की थी कि भारतीय सेना की तरफ से भारतीय सेना को चीनी सैनिक ने जो है पिटाई कर दी है और अरुणाचल प्रदेश में अवैध घुसपैठ की है चीनी सेना ने, जिसको लेकर भारतीय सेना ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करके सफाई दी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि चीनी सेना को हम लोगों ने पीछे धकेल दिया है, अपनी सीमा से बाहर कर दिया है। जिसको लेकर इसमें उदय श्रीवास्तव ने एमपी एमएलए कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि जो है बीएनएस आचार संहिता के तहत दाखिल की है राहुल गांधी के खिलाफ, जिसकी वजह से 24 मार्च को इनको एज आरोपी तलब किया गया है कि आपने भारतीय सेना का इस तरह से अपमान किया है। उदय श्रीवास्तव से जब हमने बात की है फोन पे, तो उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की बातें करके भारतीय सेना का मनोबल गिरा है और खास तौर पर भारतीय सेना और भारत की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचा है। ये मानहानि का मुकदमा बनता है, लिहाजा राहुल गांधी आकर अपना पक्ष रख सकते हैं 24 मार्च 2025। अब राहुल गांधी का रिएक्शन क्या कुछ लगता है इस चीज में निकलकर सामने आता है, क्योंकि बयानों में वो हमेशा गिरते हुए नजर आए हैं और इस तरह के बयान भारतीय सेना के लिए जाहिर करना और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब आप एकता का संदेश दे रहे हैं, कितना सही कितना गलत है? देखिए, जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो इस तरह की टिप्पणी की है उस वक्त पार्टी के नेताओं ने कहा कि भारतीय सेना का अपमान है। उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया था कि इस तरह की बातें राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए, इससे देश की बदनामी होती है, देश का मनोबल गिरता है और भारतीय सेना का ये सीधे सीधे अपमान किया गया है। तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा टिप्पणियां हुई थी, लोकसभा में इनको घेरा गया था, मगर राहुल गांधी कहीं ना कहीं किसी और पक्ष में जब बात करते हैं तो लिहाजा उनकी जो स्लिप ऑफ टंग है कई बार देखी गई है और खासतौर पर स्लिप ऑफ टंग नहीं कहेंगे, एक तरह से इस तरह का बयानात से किसी भी नेता को बचना चाहिए। अगर कोई बात रखनी थी तो दूसरे अंदाज में रखी जा सकती थी कि भारतीय सेना की पिटाई कर दी है चीनी सेना ने, ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक टिप्पणी है। बिल्कुल रजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रजा अब्बास यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लगातार अपडेट कर रहे थे। राहुल गांधी को कोर्ट ने तलब किया है और 2022 का ये मामला सामने आया है। श्रीनगर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर एक अहम बैठक की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है और कई बड़े आला अधिकारी जो है वो इस मौके पर मौजूद है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई थी और अब श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था पर ये अहम बैठक हो रही है। आपको पूरी जानकारी देंगे। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था पर एक अहम बैठक है जिसमें कि उपराज्यपाल भी मौजूद है। तो बिल्कुल ये बैठक जो है वो श्रीनगर में हो रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि कई प्रमुख चीजों को लेकर, निर्णयों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। इसमें पुलिस नियंत्रण कक्ष यानी पीसीआर श्रीनगर में होने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गृह सचिव चंद्राकर भारती, पुलिस महानिदेशक डीजीपी जो है नलिन प्रभात यहाँ के और एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार, एडीजीपी सशस्त्र आनंद जैन और पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी सहित वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसको लेकर जो है चर्चा चल रही है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हवाले से
ये क्या कुछ सामने लाती है। तो बिल्कुल, जहां पर तस्वीरें आपके सामने, सुरक्षा व्यवस्था जहां पर एक तरफ कश्मीर घाटी में चाक चौबंद हमेशा से रहती है, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े आला अधिकारी हैं वो भी पीछे नहीं है। लगातार कुछ सुरक्षा के हवाले से अहम मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे साथ इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। इमरान, बताइएगा कौन कौन मौजूद है और कितनी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग अभी फिलहाल चल रही है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीसीआर के बाहर हूँ। यहाँ पे इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जारी है। एलजी मनोज सिन्हा पहुँच चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जे&के भी यहाँ पहुँच चुके हैं, सीआरपीएफ के टॉप जो ऑफिशियल्स हैं, आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स, और इसके अलावा जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों या सिक्योरिटी एजेंसीज के जो टॉप ब्रॉज है वो यहाँ पे पीसीआर पहुँच चुके हैं। और मीटिंग अभी इस वक्त जारी है और मजमूई तौर पर या ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, यहाँ का जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसका रिव्यू लिया जा रहा है, उसका जायजा लिया जा रहा है। और आपको याद होगा इससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह की क़यादत में भी दिल्ली के अंदर बैक टू बैक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स हुई थी। लेकिन जिस तरह से कल जम्मू के अंदर आर्मी पर जो अटैक हुआ है मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसमें एक आर्मी कैप्टन समेत 2 लोग जो है आर्मी के एहलकार मारे गए, और उसके बाद ही जहां जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया, लेकिन उसके बाद ही सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो खुद यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को जो है देखते हैं, डोमेन उन्हीं का है, पुलिस को कंट्रोल करते हैं, सिक्योरिटी को यहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं, तो उनकी क़यादत में अभी यहाँ पीसीआर श्रीनगर में ये मीटिंग हो रही है। और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ दिन में जम्मू का दौरा सुरक्षा के हवाले से ही करने वाले थे, और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से अटैक्स देखने को मिले, कल एलओसी पर आईडी ब्लास्ट एक बहुत बड़ी बात है, और यहाँ 2 जवान शहीद भी हुए। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा एक हॉटस्पॉट रहा है, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया। देखिए, जिस तरह से आपने भी कहा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर हमेशा हॉटस्पॉट रहा है, चाहे आप कश्मीर को देखें या फिर जम्मू के अलग अलग रीजन्स को देखें, खासकर गुज़िश्ता 2-3 सालों से जिस तरह से राजौरी, पुंछ और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिलिटेंट्स के हमले हुए, तो इस सिलसिले में जहाँ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड को मुसलसल मजबूत किया जा रहा है, और खुद होम मिनिस्टर इसको हर शाम को यहाँ से एक जो रिपोर्ट उनको पेश की जाती है। और इसी तनाजुर में जहाँ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को सख्त किया जाता है, इसके ग्रिड को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि जो बैक टू बैक रिव्यू मीटिंग्स हो रही है, सिर्फ यह है कि स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या अंदर से जो जम्मू में हो या कश्मीर के अंदर लाइन ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करना है, और किस तरह से एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस को मजीद तेज करना है या सख्त करना है, या मिलिटेंसी के ग्राफ को किस तरह से और डाउन करना है। सो ये सारी ऐसी चीजें स्ट्रेटेजी है जो इस वक्त ना सिर्फ होम मिनिस्टर इसको बड़ी कीनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसी को जिस तरह से मैंने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। इमरान, ये भी कहा जा सकता है कि अभी सुरक्षा के हवाले से यहाँ पर फूट फूट के कदम जो है वो रखने पड़ेंगे, चाहे वो OGW हो या फिर LOC पर अटैक हो, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो, हर एक कड़ी को जो है वो सुलझाना है, एंटी टेरर ऑपरेशन हो या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशन को लगातार तेज किया जा रहा है, और डायरेक्शंस भी है होम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, और यहाँ हम जब देखते हैं जम्मू कश्मीर में भी और इंटरनल सतह पे भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हम देख रहे हैं। ना सिर्फ ये कि कल जो अटैक हुआ या बड़े बड़े यहाँ जब फंक्शंस होते, ऑलमोस्ट हम ओवरऑल देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक हसास इलाका, एक सेंसिटिव एरिया है, एक सेंसिटिव यूटी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी को हमेशा ही चौकस हमेशा रहती है, और हमेशा यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बड़ी एक तरफ टेररिज्म है और दूसरा बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने नार्को टेररिज्म भी है, उसको काउंटर करना, उसके खिलाफ कार्रवाइयां करना और इसको खत्म करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको लेकर भी इस सिक्योरिटी मीटिंग में बातचीत हो सकती है। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होती है, इसमें ओवरऑल सारा जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो मामला होते हैं, स्ट्रेटजी किस तरह बनाई जाती है और चैलेंजेस क्या है। जिस तरह आपने नारकोटिक्स की बात की, खुद सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। सो सारे जो चीज़ें हैं, सारे जो मामलात हैं जो सिक्योरिटी को रिलेट करती है, उन सारी चीज़ों पे डेलिब्रेशन डिस्कशंस हो रही है, और उसके बाद उनको किस तरह काउंटर किया जाएगा, टैकल कैसे किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी को किस तरह स्ट्रेंथन बनाया जाएगा, और मिलिटेंसी के जो ऑपरेशंस है उनको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है। ये सारी चीजें सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के दौरान जो है वो डिस्कस की जाती है, और उस डिस्कशन के दौरान ही स्ट्रेटेजी भी
तैयार की जाती है। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट करने के लिए। इमरान नायकू यहाँ पर श्रीनगर से अपडेट कर रहे थे, जहां पर पीसीआर श्रीनगर में एक अहम रिव्यू मीटिंग जो है वो चल रही है, जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ तमाम जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भी मौजूद है। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, बात महाकुंभ को लेकर करेंगे, क्योंकि महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर आज के दिन स्नान जारी है। आज 12 फरवरी का दिन है और माघ पूर्णिमा पर 92 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। अभी तक ये आंकड़ा सामने आ रहा है और हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए जा रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग खुद यहां पर कर रहे हैं और लगातार निरीक्षण किया जा रहा है तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। और ये तस्वीर वॉर रूम से सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं और तमाम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो या फिर अन्य श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई है उसकी बात की जाए, सभी चीजों की निगरानी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम में बैठकर कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए फिलहाल महाकुंभ को लेकर, तो आज चौथा अमृत स्नान है और माघ पूर्णिमा पर शाही स्नान जो है वो देखने को मिल रहा है। काफी लोग वहां पहुंचे हैं, जहां पर 92 लाख का आंकड़ा फिलहाल सामने आया है और लगभग ये शाम तक करोड़ जो है वो पार कर जाएगा। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के रुकने का जो नाम है वो नहीं सामने आ रहा और घंटों घंटों मीलों मीलों जाम जो है वो लगा हुआ है, लेकिन श्रद्धा जो है वो किसी में कम नहीं हो रही। जहां पर प्रशासन भी इस अमृत स्नान के वक्त पर श्रद्धालुओं को फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अखाड़े जो है अब काशी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी होली है, मसाद होली होगी, उसके लिए सभी नागा साधु संत जो है वहां के लिए रुक कर रहे हैं, लेकिन लोगों के आने का तांता जो है वो लगातार लगा हुआ है। इसी में प्रशासन जो है वो चाक चौबंद है। सुबह सवेरे से ही सीएम योगी जो है वो रूम में बैठकर मॉनिटरिंग जो है सीसीटीवी कैमरेज के फुटेजेस से कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या के दिन जहां पर भगदड़ हुई थी उस एरिया में काफी ज्यादा सुरक्षा बल जो है वो लगा दिए गए हैं, प्रशासन जो है वो मुस्तैद कर दिया गया है। और कल्पवास को लेकर अगर बात की जाए तो 1 महीना जो है वो पूरा हो चुका है और इस माघ पूर्णिमा का साक्षी हर कोई बनने पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात कि महाकुंभ की ये छवि देखते ही बन रही है। अनुज हनुमत हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार महाकुंभ से अपडेट दे रहे हैं। अनुज बताइएगा आज किस तरीके की तस्वीरें हैं, अब तक कितने लोगों ने स्नान किया है और व्यवस्था कैसी है? जी, व्यवस्थाओं की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं जो प्रयागराज मेला प्रशासन है उसके द्वारा। और इस समय 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने सुबह 10 बजे तक स्नान कर लिया था, जो कि जेके न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ी संख्या है और लगातार जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। कहा जा रहा था कि लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं, अभी पूरा दिन बचा हुआ है, तो ऐसे संख्या दोगुनी हो सकती है। फिलहाल आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि संगम नोज और संगम के इलाके में कितनी भीड़ है और जो 10 लाख कल्पवासी इस समय प्रयागराज महाकुंभ में है उनका भी स्नान करके जाने का जो सिलसिला वो शुरू हो गया है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे पल है। माघ पूर्णिमा के साथ महाकुंभ का जो एक कह सकते हैं कि आयाम है वो बड़े आयाम छू रहा है महाकुंभ। और 50 करोड़ का आंकड़ा भी जो है वो कुछ ही मुझे लग रहा है कि दिन घंटे लगने वाले हैं कि 50 करोड़ का एक बड़ा आंकड़ा भी छू लेगा ये महाकुंभ। लेकिन अनुज, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे श्रद्धालुओं की, जहाँ पर उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। अलग से भूला भटका कक्ष जो है वो बनाया गया है, अनाउंसमेंट्स लगातार हो रही है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना पेश आए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टॉयलेट्स की व्यवस्था की बात करें वो भी वहाँ पर सही ढंग से की गई है। दूसरी तरफ अगर हम खाने पीने की व्यवस्था करें उसकी बात करेंगे, लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया है। यानी कि ओवरऑल अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे तो प्रशासन ने 100 में से 100 मार्क्स प्रशासन के बनते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर सभी व्यवस्थाएं जो है वो महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं, क्योंकि कई करोड़ लोग वहां पर हर दिन पहुंच रहे हैं। सिकोन, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा जब आयोजन आप आयोजित कराते हैं तो उसमें ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि लोगों को सुरक्षा मिल जाए, लोगों को जो खाने की ना हो, लोगों को ठहरने की दिक्कत ना हो, लोग आसानी से स्नान कर सके। इन सभी बिंदुओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ को 10 में 10 नंबर दिए जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि लोग लगातार पूरी सरलता के साथ स्नान कर रहे हैं। अब रही बात
भी आयोजन हो, जब वो राजनीतिक रूप से जुड़ जाता है तो उसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरह से मैं लगातार 1 महीने से देख रहा हूं, ये प्रयागराज महाकुंभ नकारात्मक पहलुओं का महाकुंभ नहीं है, ये सकारात्मक ऊर्जा का महाकुंभ है। और ऐसे में सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद। अनुज, एक जल्दी जवाब दीजिएगा, जहां कल्पवास को लेकर अगर बात की जाए, कल्पवासी सबसे महत्वपूर्ण थे यहाँ पर। पहले दिन से आखिरी दिन तक 1 महीना जो है तपस्या में उन्होंने निकाला है महाकुंभ में। आज उनका जाने का दिन है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जी, जो कल्पवासी हैं उनके निकलने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कुल संख्या 18 से लेकर 21 तक वो झूसी के संपर्क मार्ग से बाहर हो सकते हैं और अपने अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। फिलहाल 10 लाख कल्पवासियों की संख्या है, जिसमें आज से ही स्नान के साथ साथ ये कल्पवासी अपना अपना सामान लेके अपनी कठिन तपस्या को पूरी करके यहाँ से निकलेंगे। और अनुमान है कि 2-3 दिनों के अंदर जो मेला परिक्षेत्र है उससे सभी कल्पवासी चले जाएंगे। फिलहाल आज एक बड़ी संख्या है जो निकलेगी और लगातार निकलने की शुरुआत भी हो चुकी है। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अनुज हनुमत लगातार महाकुंभ की महाकवरेज कर रहे हैं और लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कितने करोड़ लोग जो हैं वो हर दिन वहां पर शाही स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगाने के भागीदारी बन रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से, जहां पर आज शाम अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 9वीं मुलाकात होगी और अपने आप में काफी अहम चर्चाएं देखने को मिल सकती हैं अलग अलग फील्ड्स के हवाले से। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका दौरे पर है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी और काफी अहम ये रहने वाला है। जहां पर अगर बात की जाए यहाँ टैरिफ को लेकर, डिफेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चर्चाएं उठेंगी। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय लोगों को यहाँ डिपोर्ट किया गया, ये मुद्दा भी चर्चा में गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ना ही सिर्फ भारत में ये मुद्दा उठा है बल्कि अमेरिका में भी इस मुद्दे पर काफी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि टैरिफ का मामला भी एक काफी इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात है और आपको बता दें पहली मुलाकात वॉशिंगटन में हुई थी, जो पहले हुई थी, और 26 जून 2017 की ये पहली मुलाकात थी। बिल्कुल, आपको बता दें कि दूसरी मुलाकात जो है वो ब्यूनस अर्जेंटीना में हुई थी, जो कि 30 नवंबर 2018 में हुई थी। यहाँ पर आपको बता दें तीसरी मुलाकात ओसाका यानी जापान 28 जून 2019 में हुई थी। तो वहीं आपको एक एक कर बता रहे हैं कि ये 9 मुलाकातें कब और कहां पर हुई थी। चौथी मुलाकात फ्रांस में हुई, 26 अगस्त 2019 का ये दिन था जब चौथी बार मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। तो यहाँ पर 5वीं मुलाकात बता दें ह्यूस्टन अमेरिका 22 दिसंबर 2019 में हुई थी मोदी और ट्रंप की। बिल्कुल, इसी बीच आपको ये भी बता दें कि छठी मुलाकात जो है वो न्यूयॉर्क में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। 24 सितंबर 2019 का ये दिन था जब मोदी और ट्रंप की छठी मुलाकात हुई थी। 7वीं मुलाकात अहमदाबाद भारत 24 और 25 फरवरी 2020 में इन दोनों की हुई थी। बिल्कुल, आपको बता दें कि 8वीं मुलाकात अमेरिका में ही हुई थी। 12 से 14 फरवरी 2025 की जो मुलाकात है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने का ये अवसर है। किन किन मुद्दों को लेकर बात होगी, मुलाकात किन मुद्दों पर होगी, ये देखने वाली बात है। जहाँ पर फिलहाल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के अधिकार को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि किन किन मुद्दों पर बात होगी। भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा का सहयोग है, डिफेंस के हवाले से भी अहम बातें जो हैं, बायलैटरल टॉक्स इस मुलाकात में हो पाएंगी। यहाँ पर आपको बता दें मोदी का दौरा और H-1B वीजा को लेकर भी बात की जाएगी। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि H-1B वीजा और भारत के लिए इसका महत्व जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये तमाम बड़ी बातें इस मुलाकात में सामने आ सकती हैं। तो बिल्कुल ये काफी खास जो है वो रहने वाला है और आज शाम अमेरिका के लिए रवाना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जहां पर फिलहाल आपको बता दें कि कई मुद्दे जो है वो उठने वाले हैं और चर्चाएं जो है बेहद खास रहने वाली है। जहां पर व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात होगी और इसमें कई मुद्दों को लेकर भारी भरकम टैरिफ जो है उसको लेकर चर्चा होगी और जो कई अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो बिजनेस हो गया, डिफेंस हो गया, इन सभी को लेकर ये बड़ी दौरा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो काफी खास
जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर बात की जाएगी। आपको बता दें, आप नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में एंटी करप्शन ब्यूरो, बिल्कुल यहां पर आप देखिए कि केजरीवाल संजय सिंह पर एक्शन जो है वो एसीबी लेगा। विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर यह नोटिस भेजा गया था और नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई इन सभी पर की जाएगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी लगातार एसीबी कर रही है और इसको लेकर भी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो बता दें कि दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है और इनमें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह, ये बड़े 3 नाम शामिल है और इसके अलावा और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो एसीबी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर ये अहम कदम जो है वो उठाया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, आप बताइएगा, अब लगातार एसीबी के साथ साथ सीबीआई हो या फिर अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनके कर्मचारियों पर जहां पर कार्रवाई हमने देखी, परिवहन विभाग के 6 कर्मियों को गिरफ्तार किया और अब ये बड़े नेताओं पर कार्रवाई के लिए तैयारी की जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते लगातार जिस तरह से जेल जाने का अरविंद केजरीवाल रहे और उसके बाद अब चुनाव के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव रिजल्ट आने से पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का बयान सामने आया था और ये कहते हुए नजर आए थे कि उनके विधायकों को बीजेपी की ओर से 15 करोड़ रुपए देने के जो है खरीद फरोख्त की बात चल रही थी, हाउस राइडिंग की बात उनकी ओर से कही गई थी। तो ऐसे में अब ये एसीबी जो है इस पूरे मामले की जांच करना चाहती है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि आखिर अगर ऐसे बयानों में कहीं सच्चाई है तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि अगर आप पे सबूत हैं और आप चाहते हैं कि इस मामले में खुलासा हो तो फिर आपको ये सबूत देने होंगे और इसी को लेकर अब एसीबी जो है बातचीत करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है और अगर इन चीजों पर सबूत आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए तो फिर इस पूरे मामले की संदीप, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार की हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी आई, एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की खुद आप संयोजक पर यह कार्रवाई अब एसीबी करेगा, जिसमें और भी कई नेता घेराव में है, दूसरी तरफ परिवहन विभाग पर कार्रवाई। क्या लगता है ये भ्रष्टाचार जिस तरीके से दिल्ली में था, लोगों की आंखों के सामने नहीं था, भारतीय जनता पार्टी उसे सामने लाएगी? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि नेताओं पर और विभागों पर एक साथ कार्रवाई कर रही है। देखिए, एक के बाद एक इस तरह के मामले जो है लगातार अब जो है हमारी पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और ऐसे में अब जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सामने आए और उनकी ओर से कहा गया कि जिसमें भी कोई भी जो आपने घोटाले किए हैं उसमें एक एक पाई आपको हिसाब देना होगा। तो कह सकते हैं कि एसीबी और उसके बाद और जो विभाग हैं वो अब सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को जो है उन चीजों को लेकर पूछताछ जरूर करना चाहेंगे और उस पर कार्रवाई करना चाहेंगे जो अब तक की घटना है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद आप संयोजक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि एसीबी जो है कार्रवाई कर सकती है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर महाराष्ट्र को लेकर बात होगी। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 33 दिन जो है वो देखने को मिले हैं और अब तक 197 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें से आपको बता दें कि 172 मरीजों में इन्फेक्शन की पुष्टि जो है वो की गई है और 7 की मौत सामने आई है। सबसे ज्यादा 132 मरीज पुणे से थे, जिसको लेकर सरकार फिलहाल कदम उठा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिलता है कि लगातार इस तरीके के सिंड्रोम या वायरस फैलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 197 का आंकड़ा कम नहीं है और 7 मौतों का आंकड़ा भी सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आया है। इस इन्फेक्शन को लेकर कड़े संज्ञान जो है वो लेने होंगे। जहां पानी को लेकर बात की जाए, उसकी टेस्टिंग जो है वो की जा रही है और यहाँ पर महाराष्ट्र में आपको बता दें गुइलेन बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस का पहला मरीज 9 जनवरी को सामने आया था। 12 फरवरी तक यानी कि बीते दिन तक 33 दिन में 197 मरीज जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें से 172 में सिंड्रोम की पुष्टि की गई है। राज्य में इससे 7 मौतें हुई हैं और इनमें 50 साल से ऊपर के 3 मरीज हैं और 40 साल के ऊपर के 4 मरीज हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ इरशाद अहमद ज्वाइन कर चुके हैं महाराष्ट्र से इस हवाले से अपडेट करने के लिए। इरशाद, अभी तक क्या कुछ स्थिति है अलग अलग जिलों के हवाले से अगर बात करेंगे, क्योंकि पुणे में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास?
महीने से करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और सिंड्रोम जो जीपीएस सिंड्रोम के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। और जो सरकार ने कई दवाखानों में, अस्पतालों में जो स्पेशल वार्ड बनाए हैं, उसमें पूरी सरकार की जो कोशिशें हैं वो जारी है, लेकिन जितना ज्यादा गंभीरता से इसे लेना चाहिए वो खास दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तक महाराष्ट्र में 8 मौतें हो चुकी है। कल देखे हमने तो पूना में 7 की मौत हो चुकी थी, 7 लोग अभी तक इससे मर चुके हैं। मरने वालों की संख्या अब 8 पहुंच गई है। एक मुंबई का पेशेंट इसमें शामिल हुआ है। खासतौर से मरने वालों की अब संख्या 8 पर पहुंच चुकी है। तो मुंबई के अंदर गुलियन बेरी सिंड्रोम से पहली मौत जो है दर्ज की गई है, उसी के साथ में 7 से 8 हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक ये जो है हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पूरे महाराष्ट्र में जीबीएस सिंड्रोम की से जो प्रभावित मरीज है अलग अलग अस्पतालों में है, जिसमें से सबसे ज्यादा पूना के अंदर और नांदेड़ के अंदर है। वहीं पूना के बात करें तो ग्रामीण विभागों में है, शहरी विभाग में है, अलग अलग है। तो ये कुल मिला के अभी 167 के करीब जो है कंफर्म पेशेंट थे, जिसमें से 48 आईसीयू में थे और 21 वेंटिलेटर पर थे, जिसमें संख्या अभी फिलहाल बढ़ चुकी है और कुछ मरीज अच्छे भी हुए हैं जिन्हें छुट्टी दे दी गई है। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट करने के लिए। इरशाद अहमद यहाँ पर महाराष्ट्र के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर एक बीमारी लगातार फैल रही है और इसका संक्रमण फैल रहा है, जिससे कि कई लोगों की मौत भी अभी तक हो चुकी है। इसी बीच अब बात होगी मुजफ्फरपुर के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर लगातार कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम की ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में घूसखोरी दरोगा जो है वो गिरफ्तार हुआ है और 75,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ ये दरोगा पकड़ा गया है। आरोपी दरोगा को हिरासत में लेकर टीम लगातार पूछताछ कर रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने दरोगा रोशन सिंह को लगभग 75,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर में दरोगा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी जिले के करजो थाना क्षेत्र के मरवन उच्च विद्यालय के पास हुई है और यहाँ पर आपको बता दें वर्तमान में सरैया थाना में ये पदस्थापित थे और यहाँ पर मामले के मुताबिक अवधेश सिन्हा नामक व्यक्ति ने घूस मांगने की शिकायत जो है वो दर्ज की, जिसके बाद कार्रवाई जो है वो दरोगा पर देखी गई, जहां पर एक मामले को लेकर आपको बता दें कि इस सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह ने 75,000 रुपए की मांग की थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस टीम ने एक्शन लिया, जाल बिछाया और जैसे ही दरोगा रिश्वत की रकम ले रहा था उसी मौके पर उसको धर दबोचा। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बिहार में, जहां पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई जो है दरोगा पर की है। सब इंस्पेक्टर जो कि 75,000 रुपए की घूस ले रहा था रंगे हाथों वो पकड़ा गया है। और आप देखिए, एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार उन्हें सराहती है, प्रमोट करती है, और साथ ही साथ यहाँ दूसरी तस्वीर देखने को मिलती है भ्रष्टाचार से भरी हुई। हमारे टीम में है डीएसपी पवन कुमार सर हैं और डीएसपी मिथिलेश कुमार जायसवाल हैं, सब इंस्पेक्टर जो है रविशंकर हैं और हमारे टीम के सारे सदस्य रणधीर कुमार सिंह हैं, डीएसपी समीर चंद सर हैं। कौन कर रहे थे सर? इस टीम के लीड हम कर रहे थे धावा दल प्रभारी के रूप में। कुल कितने लोग थे? अपना भी सर नाम बताएं। मेरा नाम है सत्येंद्र राम, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। तो ये मामला जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया, जहां पर एक घूसखोरी दरोगा की गिरफ्तारी हुई है। और अब एक और खबर सामने आ रही है। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन किया है। हरियाणा से बड़ी अपडेट, जहां पर संत रविदास जी के चित्र पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पुष्प जो है वो श्री गुरु रविदास जी की जो प्रतिमा है, जो उनकी तस्वीर यहाँ पर सामने रखी गई है, जो चित्र है उस पर पुष्प वर्षा की गई, उन्हें पुष्प अर्पित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में श्री गुरु रविदास जी के आज जन्मदिवस पर नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो वहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में लूंगी इजाजत। मुझे शिपवन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।